हेलो। हेलो। यस सर। जो हमने डिस्कस किया वो समझ आया? जितना हमने अभी डिस्कस किया उसमें कोई किसी को डाउट नो सर। क्लियर है इतना? चाइना का क्या मिला रूब्रिक ऐसा कोई? हेलो। मिला ऐसा कुछ चाइना का? बीइंग परसिक्यूटेड। यस। टॉर्मेंटेड। परसिक्यूटेड। देखो, जब हम किसी को टॉर्मेंट करते हैं तो भी क्या होता है, देखो यही चीजें होती है ना। एक फेज आएगी जो बीच में नॉर्मल रहती है, फिर सडन कोई इंसिडेंस हो जाएगा आपके साथ। जब जब कोई बुली करता है किसी को, एक नॉर्मल फेज है, देन सडन कोई इंसिडेंस हो गया, कुछ बात हो रही है, सडन कोई इंसिडेंस हो गया। तो उसकी लाइफ में ये जो फेज होती है, ये ऐसी बार बार फेज निकल के आएंगी। राइट। तो एक फेज नॉर्मल, फिर सडन कोई इंसिडेंस हो जाए, ऐसे लगेगा कि वो नेवर एंडिंग है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में हो ही जा रहा है। जैसे वो स्टक हो गया उस सिचुएशन में। इसीलिए ये वर्ड स्टक बहुत बार आएगा जब ये पेशेंट बात करेंगे। स्टक, इंटरमिटेंट इश्यूज, ये बहुत बार आएंगे। राइट। अनफॉर्चुनेट फीलिंग, ये उन पेशेंट में बहुत कॉमन होंगी। कॉलिक वाली कंडीशन इसमें फॉल करती है, न्यूरेल्जियाज इसमें फॉल करते हैं। राइट। और मलेरियल कंडीशंस होगी, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन होगी, माइग्रेन इसमें फॉल कर सकती है। राइट, क्योंकि उसमें भी ऐसी periodicity होती है, बिल्कुल नॉर्मल फिर सडन एक्यूट फेस, नॉर्मल फिर सडन एक्यूट फेस। तो इसमें नॉर्मली पेशेंट कहता है कि होएगा क्या। देखो इसमें चाइना में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो टॉर्मेंटेड, दूसरा हिंडर्ड। कि एक जो नॉर्मल फ्लो है लाइफ का वो नहीं बन पाता, क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन अगर वो अपने काम में कुछ डालने लगा है तो साथ ही ये प्रॉब्लम एक्यूटली आ गई। तो उसे उसे ऐसा लगता है उस रूटीन में कि जो मेरी लाइफ है उसका जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। मेरी प्रॉब्लम, सो पेशेंट की जो वर्डिंग क्या होगी यहाँ पर, कि मेरी प्रॉब्लम ही मुझे रोकती है बार बार, जो मेरा नॉर्मल जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो पाती, जो नॉर्मल मैं वर्क करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता। तो उसको, आपको ये स्टेट बार बार मिलेगी। राइट। सो जब भी मलेरियल रिएक्शन कहीं भी पेशेंट में आएगा या किसी दवा में आएगा, तो आपको इसमें ये सारे सिम्टम्स एज सच मिलेंगे, सारे के सारे आपको ओवरऑल स्टेट मिलेगी। राइट। सो एक्यूट के साथ ही होगी, एक्यूट तो एक्यूट की तरह ही होगी, जैसे हमने कहा कि उसमें हर चीज पेशेंट परसीव करेगा सडन, अभी सब कुछ जैसे बिल्कुल लाइफ एंड डेथ का मसला हो गया, वो वाला। और उसमें रिएक्शन कैसे होगा, एक्यूट पैनिक रिएक्शन। ये तो एक्यूट डिफरेंशिएट हो गया। अब एक्यूट से हटके जो है, जो उससे मिलता भी है, पर इसमें क्रॉनिसिटी भी है। राइट। प्रॉब्लम क्रॉनिक है, पर वो सडनली एक्यूटली बीच में आ जाती है और फिर दोबारा से फॉल कर जाती है। तो जब भी ऐसे होएगा तो आप इसको हम मलेरियल रिएक्शन बोलेंगे। सेकंड, जो ऐसा ही रिएक्शन सर ने बोला हुआ है, तो उसमें उन्होंने बोला हुआ दैट इज टाइफॉइड रिएक्शन। टाइफॉइड रिएक्शन क्या है, जब भी टाइफॉइड होता है नॉर्मली क्या होता है, देखो कंडीशन एक्यूट है टाइफॉइड की, पर उसमें कंडीशन लिंगर ऑन होती है। राइट। चीजें, और उसमें टाइफॉइड में क्या होता है, जैसे पहले कितनी सारी डेथ हो जाती थी टाइफॉइड में, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, जब और चीजें नहीं थी, की हो जाती थी, सडन कंडीशन बढ़ जाती थी, सेप्टिसेमिक कंडीशन हो जाती, पेशेंट की डेथ हो जाती थी। सो जब भी किसी कोई भी सिचुएशन जो एक्यूट है, जो क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी एक्यूट कंडीशन है
पर वो एक्यूट कंडीशन ऐसी नहीं है कि सिर्फ बाहर से कोई नहीं आ रही है सिंपल, जैसे किसी ने डरा दिया स्ट्रोमोनियम को, राइट? वो वाली सिचुएशन नहीं है। इंटरनल, उस एक्यूट कंडीशन से इंटरनल लॉस हो रहा है अपने सिस्टम में। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि क्राइसिस सिचुएशन है और उसमें पेशेंट का रिएक्शन क्या हो, जैसे एक्यूट में क्या रिएक्शन होएगा, क्लिंगिंग है, वहां से भाग जाना, फाइट एंड फ्लाइट का रिएक्शन है। पर अगर ये रिएक्शन हो कि आई हैव टू रिकवर फ्रॉम दिस एज सून एज पॉसिबल, मुझे जितना जल्दी हो इसमें से रिकवर करना है, जितना फास्ट हो मुझे इसमें से रिकवर करना है, तो इसको सर ने टाइफॉइड बोला हुआ है। टाइफॉइड रिएक्शन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो जो भी रेमेडीज होंगी जिसमें ये कंडीशन होंगी, वो रेमेडीज में क्या आपको मिलेगा, उनमें आपको क्राइसिस मिलेंगी, राइट? उनमें इंटेंस सडन कंडीशन और उससे रिकवरी, आइदर डेथ और फुल रिकवरी उस कंडीशन में आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्ट्रगल भी है, इफेक्ट भी है, और पेशेंट पूरी एफर्ट डाल रहा है उसमें से निकलने के लिए। और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नक्सवामिका, राइट? इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आगे तीनों में जाके, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। अब नक्सवामिका को भी जब हम पढ़ते हैं, तो नक्सवामिका का देखो मेन इशू क्या रहता है। ये भी प्लांट फैमिली को बिलोंग करती है, लोगोनेसी को बिलोंग करती है, राइट? लोगोनेसी को बिलोंग करती है, और इसमें मेन इशू क्या रहता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग शॉक, सडन शॉक के कारण जो प्रॉब्लम आएगी इसको। सो इसका मेन डिल्यूजन रहता है, जो इसका कंफर्ट है, बेड है, वो चला गया। तो इसका मैंने कितनी बार क्लास में भी एग्जांपल दिया हुआ है। आप इमेजिन करो एक ऐसे पर्सन को, कि जो पर्सन है जिसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में, एक बिजनेसमैन है, और शेयर मार्केट कोलैप्स हो गई है। अब ये क्या है, एक्यूट क्राइसिस है यहाँ पर, राइट? पर ये एक्यूट क्राइसिस में नक्सवामी का ऐसे नहीं हो गया कि ऐसे करके बैठ गया और बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा, उसको पैनिक हो गया, उसको पता ही नहीं लग रहा मैं क्या करना है इसमें, जो एक्यूट में आएगा। एक्यूट में फाइट एंड फ्लाइट है बेसिकली। वो उसमें दिमाग से काम नहीं करेगा, क्यों? एड्रेनलिन रश आ जाएगा और बाकी चीजें ओवरटेक करेंगी उसको। तो इसलिए डर में कई बार हम छोटी सी चीज से इतना ज्यादा डर जाते हैं, तो दूसरा बंदा कहता है यार इतने की बात होगी, इतनी डरने वाली क्या बात थी। पर हमारी स्टेट उस समय, हमारे जो क्राइसिस हार्मोन है वो ओवरटेक कर लेते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ वो नहीं है, साथ में दिमाग काम कर रहा है, साथ में सोरा काम कर रहा है। तो सोरी कंडीशन उसको माइंड दे रही है कि इसमें से निकलना है। एक्यूट क्राइसिस साथ में खड़ा हुआ है, तो उसको है कि मैं इसमें से जितनी एक्टिविटी करके निकल सकता हूं मैं निकल जाऊं। ये उसकी स्टेट है, राइट? तो उस कंडीशन में देखो, अब इसको पेशेंट में डाल के देखो आप, नक्सवामिका के पेशेंट में, वेन एवर पेशेंट इज इन दिस कंडीशन, अगर उसका सडन लॉस हो रहा है और उसका माइंडसेट ये है कि मैंने लॉस को जितना जल्दी हो सके रिकवर करना है, तो इमेजिन करो उसकी पेस क्या होगी, उसकी पेस स्लो होगी कि पेस फास्ट होगी, राइट? तो उसकी पेस बहुत फास्ट होने वाली है। वो कैसे वर्क करेगा? अब उसने अपने शेयर्स जितने हो सकते हैं बचाने हैं, जितने, तो उसका माइंड एकदम से चलना शुरू होएगा, एक्टिविटी होएगी उसमें, कि मैं जितने शेयर बेच सकता हूं बचा लूं, जितने मैं शिफ्ट कर सकता हूं शिफ्ट कर दूं, जहां जहां से मैं अपने जितनी अमाउंट बचा सकता हूं उसको बचा लूं। तो उसमें कैसे रहने वाला, क्या वो कामली वर्क करेगा? नहीं, वो इम्पेशेंट होएगा। क्या वो स्लोली वर्क करेगा? नहीं, वो हरिड होएगा, राइट? उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में वो हरिड भी हो जाएगा, उस सिचुएशन में वो इम्पेशेंट भी हो जाएगा, और एक्टिविटी डिजायर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसकी, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, बहुत तेज चल रहा होगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, प्यास से कोई मतलब नहीं है उस समय। और उस समय अगर कोई उसको पूछ भी ले कि खाना खाएगा, तो वो कैसा जवाब देगा? तो वो आगे से अग्रेसिव होकर जवाब देगा, हो सकता है अब्यूजिव होकर जवाब दे दे। अगर वो ऑफिस में चल रहा है, उसकी चेयर बीच में आ गई, वो हो सकता है कि वो चेयर को साइड में नहीं हटाएगा, वो लात मार के उसको हटाएगा। जैसे हम नक्सवामिका में पढ़ते हैं कि अनसिविल और सब कुछ पढ़ते हैं। वो कारण, वो सब कुछ आ क्यों रहा है, वो रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नक्सवामिका की इंटरनल परसेप्शन क्या है। उसकी परसेप्शन क्या है कि आई एम इन ए सडन क्रिटिकल सिचुएशन, जहां से मैंने अपने आप को सडनली, जितनी जल्दी हो सके, जितना मैक्सिमम नुकसान होने से बचा सकूं, उतना मैंने बचाना है। तो इसलिए उस समय उसके लिए मोरालिटी और ये सोचना कि ये मैं अच्छा बोल रहा हूँ बुरा बोल रहा हूँ, उसको कैसा फील होएगा क्या नहीं होगा, मैटर ही नहीं करता। वो सब चीजें नहीं आ रही। पर जैसे ही 6 बजेंगे तो उसका रिलैक्सेशन स्टार्ट होएगी। और रिलैक्सेशन क्या होएगा? एक्सेसिव मेंटल एक्टिविटी है, इट विल लीड टू द ड्रग्स और ड्रिंक और स्मोकिंग और एनीथिंग एल्स, किसी में भी चले जाएगा। फिर उसके पेट की प्रॉब्लम स्टार्ट होएगी, देन ऑल पैथोलॉजी स्टार्ट।
तो ये जो टाइफॉइड रिएक्शन है, ये आपको ऐसा मिलेगा जैसे नक्स vomica का मिलता है। तो इसीलिए नक्स vomica इसमें फॉल करती है, जैसे चाइना उसमें फॉल करती है, नक्स vomica इसमें फॉल करती है। तो ये दोनों कंडीशन एक्यूट के साथ बहुत मैच करते हैं, राइट। सो एक्यूट के साथ मैच करते हैं, पर एक में जो एक्यूट के साथ क्या आ रहा है, उसमें जो एक्यूट के साथ आ रहा है वो आ रहा है उसका, क्या बोलते हैं उसको, जो मलेरियल है, देखो मलेरियल में उसकी सिम्टम्स क्या है, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इज, राइट। उसमें लग रहा है कि मेरे को तंग किया जा रहा है, जैसे मैंने अपने पेशेंट की भी एग्जांपल दी। क्या वो प्रॉब्लम सोच के देखो वो टेम्परेरी है? नहीं, ये परमानेंट प्रॉब्लम है। वो उसको मैनेज नहीं कर सकती, वो अपनी मदर इन लॉ को चेंज नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड को चेंज नहीं कर सकती, अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर सकती। तो उसकी परसेप्शन क्या है कि आई एम इन ए सिचुएशन जहां से मेरा निकलना मुश्किल है, मैं निकल नहीं सकती हूँ इस चीज को, पर ये सिचुएशन मेरे को बीच बीच में से तंग कर रही है, राइट। मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन हूं जहां पर आई एम एट एट लॉस, पर अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, पर ये सिचुएशन मेरे को बीच बीच में तंग कर रही है, और बीच बीच में ये एक्यूट कंडीशन क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसका है देखो, एक्यूट क्राइसिस से आता है, और सिचुएशन ना बदल पाना, मैं बदल ही नहीं सकता इस सिचुएशन को, प्रॉब्लम इज विद इन मी, मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है अब यानी कि अंदर इन द सेंस इन द एनवायरनमेंट जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो मायाजम आ जाएगा, ये फॉल करेगा ऊपर एक्यूट, नीचे साइकोसिस। इसलिए ये एक्यूट और साइकोसिस के बीच में फॉल करेगी। इसलिए जो मलेरियल होएगी, ये टाइफॉइड से ज्यादा डीप है, राइट, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पैसा रिकवर हो जाएगा, पर अब हस्बैंड ठीक होएगा, मदर इन लॉ ठीक होएगी, पता नहीं कब होएगी। तो वो लिंगर ऑन करने वाली है, वो ज्यादा डीप है जो मलेरियल है इससे। और टाइफाइड किस में फॉल करता है? इट फॉल करता है एक्यूट और सोरा के बीच में, राइट। तो सोरा साइकोसिस सिफिलिस हम नॉर्मली इसको समझते हैं, जैसे भी समझते हैं, हम इसको समझते हैं ओवरऑल। पर ये जो बीच वाले रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपको समझने में। अगर इसको समझोगे तो रेमेडीज डिफरेंशिएशन में बहुत इजी हो जाएगा। सो ये दो हैं, राइट। ऐसे ही एक और है, इसको एक और समझते हैं। जैसे सपोज रिंग वॉर्म, आपने प्रॉब्लम सुनी होगी रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम। रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, कोई बता सकते हैं? जब भी किसी को रिंग वॉर्म होता है, तो क्या चीज है जो बहुत बार आपने पेशेंट में देखी होगी, रिंग वॉर्म के पेशेंट में, रिंग वॉर्म डिजीज में? एनी वन, एनी वन, एनी वन? और सर वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, बिल्कुल। और किसी को हुई है रिंग वॉर्म? जिसको भी हुई है, अगर नहीं बताना सोच के देखो एक बार, कितना तंग करती है वो। रिंग वॉर्म के आप पेशेंट देखोगे, बहुत ईचिंग, यस राहुल, बहुत ईचिंग होती है, वायलेंटली ईचिंग। और इसके पेशेंट इतने जैसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इस चीज के। फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हैं, सोच के देखो। क्यों होते हैं फ्रस्ट्रेटेड? क्योंकि ठीक होता है फिर दोबारा हो जाता है। ठीक होता है, दोबारा से होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है रिंग वॉर्म में? बेसिकली इसको थोड़ी सी नमी चाहिए दोबारा से होने के लिए। स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और सडनली ये फिर दोबारा से आ जाएगी। और इसलिए ये पेशेंट इतना डिसहार्ट होता है रिंगवॉर्म का। तो नॉर्मली जब आपके पास रिंगवॉर्म के पेशेंट आएंगे, वो ये बात लेकर आते हैं, वो आपको बोलेंगे कि बस ए जी पता नहीं हूँ ठीक होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं इसने ठीक होना है कि नहीं होना, पता नहीं ये कब ठीक होएगी। हम इतने ज्यादा परेशान हैं इस चीज से, इतनी प्रॉब्लम है कि आप पूछो ना। कि थोड़े दिन बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर साहब कैसे इचिंग करें, इचिंग ही इतनी ज्यादा होती है, बियर ही नहीं होती है, कपड़े चेंज करें उसके बाद तो ऐसे शुरू हो जाती है कि आप पूछो ना। ऐसे होता है कि नहीं होता है इसमें? सो एक और जो रिएक्शन है, इन्हीं के बीच में फॉल करता है, इसको बोलते हैं रिंग वॉर्म रिएक्शन, राइट। शंकरन सर इसको माइजम बोलते हैं,
मैं इसको एज ए रिएक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो माइज्म है वो हेनिमिनियन माइज्म बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें रिंगवर्म देखो कहाँ फॉल करेगा, इमेजिन करो कि रिंगवर्म कहाँ फॉल करेगा। जैसे हमने देखा कि मलेरियल फॉल करता है साइकोसिस और एक्यूट में, राइट, और टाइफाइड फॉल करता है एक्यूट और सोरा में। रिंगवर्म कहाँ फॉल करेगा? कोई है? एक गलत ही बोल दो, बोलो तो सही। सर HM मे बी 16। राइट, साइकोसिस में भी फॉल कर सकता है। देखो बहुत जब ईचिंग होगी तो सोरिक हो गया ना, जब बहुत ज्यादा ईचिंग है कि नहीं? पर उसके बाद उसमें फेलियर आएगा कि यार कुछ नहीं, यार नहीं ये नहीं हो सकता। तो इट फॉल्स बिटवीन सोरिक सोरा एंड साइकोसिस, ये उसके बीच की स्टेज है, राइट। जहां पर वो एक बहुत एफर्ट, जब बहुत ज्यादा ईचिंग होगी वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालेगा उसको ओवरकम करने के लिए। कहीं से मेडिसिन ले, कुछ कर, डाइट को ठीक कर, हर चीज को ठीक कर, स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई कर, सब कुछ करेगा। पर एक टाइम पर आके उसको क्या होएगा, यार इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मेरी बस की बाहर की बात है, ये किसी मेडिसिन में इसमें काम नहीं कर रही। तो साइकोसिस आएगा उसमें। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है रिंगवर्म डिजीज, रिंगवर्म रिएक्शन का। इट फॉल्स बिटवीन सोरा एंड साइकोसिस। इसमें पेशेंट मेनली क्या बात करेगा, दैट इज ट्राई 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 अगेन। यानी कि आपको उस पेशेंट में, उस केस में दो चीजें बार बार मिलेंगी। एक, बहुत इंटेंस एफर्ट किसी चीज के लिए, और उसके बाद उस इंटेंस एफर्ट को छोड़ देना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसको मान लेना कि यार ये नहीं हो सकता। इसको बहुत कॉमनली आप एग्जांपल ले लो वेट लॉस के साथ। जब वेट लॉस करने के लिए जाते हैं हम क्या करते हैं, बहुत एफर्ट होएगा, राइट। एक पीक आएगी जहां पर हमारा माइंड कहता है कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वॉक से भी नहीं फर्क पड़ रहा, डाइट से भी नहीं फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ा, छोड़ दे यार। चेंज उसके बाद आती है, पर वहां पर पेशेंट ड्रॉप कर देता है उसको। पर थोड़े दिन बाद फिर अपने आप को मिरर में देखता है, जब वेट देखता है 5 किलो फिर बढ़ गया, तो फिर दोबारा से एफर्ट डालता है, राइट। उसके बाद फिर छोड़ देता है। तो ये जो अल्टरनेशन है, राइट, बिटवीन द स्ट्रगल एंड रेजिग्नेशन, राइट, एक तरफ स्ट्रगल करेगा और दूसरी तरफ रेजिग्नेशन में चला जाएगा, ये जो रिएक्शन है, ये रिंगवॉर्म का रिएक्शन है बेसिकली। ये इन बिटवीन फॉल करता है। तो आप ऐसा सोचो कि तीन बेसिक मैकेनिज्म जो हैं, सोरा सिफिलिस साइकोसिस, ये उसके बफर पार्ट्स हैं बेसिकली, जो बीट में कॉम्बिनेशन पार्ट है, यानी कि उसमें दोनों चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये उसके रिएक्शंस हैं, राइट। तो इसमें क्या आएगा, बेसिकली दोनों चीजें आएंगी इसमें। अब देखो हर कंडीशन में ना दो फेजेस होती हैं, एक है सक्सेस, दूसरा है फेलियर। तो जब भी सक्सेस में आएगा तो वो ट्राई करेगा उसको, जब भी फेलियर में जाएगा वो अपनी होप छोड़ देगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसका कोई फायदा ही नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टाइफाइड हमने पढ़ा है, टाइफाइड का अगर सक्सेस होएगा तो उसमें इंटेंस एफर्ट शो आपको दिखेगी, उसमें डू एंड डाई देखेगा, राइट। उसमें आपको देखेगा कि वो बहुत इम्पेशेंटली वर्क कर रहा है उस एफर्ट के लिए, कि मैं अभी कर लूं सारा, मैं जितना कर सकता हूं कर लूं। पर अगर वो फेल्ड स्टेज में चला जाएगा, कि अगर उससे नहीं हुआ, तो वो कोलैप्स स्टेज आ जाएगी, अपनी जो स्ट्रगल है उसको छोड़ देगा, सिंकिंग हो जाएगी, नो एफर्ट आ जाएगा उसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये वाली स्टेज आ जाएगी। तो ये तीन रिएक्शन हम पहले करते हैं समझने के लिए, दैट इज एक्यूट, राइट, उसके बाद टाइफॉइड, और उसके बाद मलेरिया एंड रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म में आपको ये दो चीजें हमेशा मिलेंगी, जिसमें बहुत सारा एफर्ट। और इसी में, जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसकी जो मेन प्रॉब्लम भी ओबेसिटी ही थी, राइट, और वो उससे रिवाइव नहीं कर रहा था उस सिचुएशन से।
अब उस सिचुएशन में एक ही चीज पूरे केस में अलग अलग सिचुएशन में बार बार आ रही थी, कि हर जगह, हर लाइफ के हर एरिया में, सिर्फ ओबेसिटी नहीं, रिलेशनशिप में, वर्क में, हर चीज में, स्टडी में, उसकी एक ही चीज बार बार आ रही थी, कांस्टेंट एफर्ट, उसके बाद उस एफर्ट को छोड़ देना। एक ही चीज सिर्फ, जो भी चीज है, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे कुछ है, तो उसके लिए बहुत सारी एफर्ट डालता है, और एक टाइम पर आके उसको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं, और उसको छोड़ देता है। उसके बाद फिर दोबारा से कोशिश करता है कि मैं फिर रिगेन करूं उस रिलेशनशिप को, जहां अपने वर्क जो उसने टारगेट सोचा हुआ है, और उसके बाद उसको फिर दोबारा से छोड़ देता है, और फिर उसको दोबारा से, पूरी लाइफ स्टोरी उसकी ये थी सारी की सारी। और उसको ड्रीम्स क्या आते थे, देखो, ड्रीम्स हमेशा उसको क्या आते थे, कि ट्रेन जा रही है और मैं उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ना प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है ना ट्रेन पकड़ पा रहा हूँ, और जो एफर्ट है वो मेरी कांस्टेंट चल रही है। मैं एग्जाम में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ एग्जाम को। राइट। सो अगर ये ड्रीम्स को हमने रिपर्टरी में जाना है, इसके ड्रीम्स होते हैं ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स। राइट। क्या होते हैं ड्रीम्स ऑफ अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, कि जो जो पूरी नहीं हो रही है, हम उसको उसमें सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। ये क्लासिकल सिम्टम है रिंगवॉर्म मायाजम का। राइट। तो इसमें फॉल करेगा, ये जो ड्रीम है इसमें फॉल करता है, और उसको उसको मैंने दी भी, क्योंकि उसमें और कोई इशू अवेलेबल नहीं था। जब भी कोई और इशू अवेलेबल ना हो और सिर्फ रिएक्शन हो केस में, उसके केस में हर जगह एक ही रिएक्शन था, तो उसको मैंने रिंगवॉर्म, जो इसने सोर्स से बनी हुई दवा, वो दी थी। उससे वेट लॉस भी हुआ और उसके बाकी के इश्यूज भी ठीक हुए। वो सिर्फ मेरा एक ही केस है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि ओबेसिटी ऑल ओवर उसकी रिवर्स हुई। उसके बाद मैंने कितने केसेस में ट्राई किया, नहीं हुई रिवर्स, बिना डाइट से और बाकी चीजों से, सिंपल वॉक और बाकी चीजों से ही वो पेशेंट थी रिकवर कर रही, उसकी पीसीओएस जो थी वो भी रिकवर की, हर चीज रिकवर की उसकी, सिर्फ इससे। कारण क्या था, जो मेडिसिन थी वो बिल्कुल कोर पे वर्क की, कोर पे हिट की, क्योंकि उसकी लाइफ की पूरी सिचुएशन इसी के आसपास घूम रही थी, कि एफर्ट और फेलियर, एफर्ट और फेलियर। यानी कि उसकी लाइफ का हर पार्ट, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे उसके वर्क के इश्यूज थे, चाहे उसके फैमिली इश्यूज थे, चाहे उसके बाकी के इश्यूज थे, इवन इन द सबकॉन्शियस माइंड दैट इज ड्रीम, एक ही चीज चल रही थी, दैट इज एफर्ट और उसका फेलियर, और ट्राइंग 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 फॉर दैट, देन फेलियर अनएक्सेप्टिंग नहीं हो सकता, देन अगेन ट्राइंग ट्राइंग फॉर दैट, देन फेलियर की नहीं कुछ हो सकता। यही सब कुछ चल रहा था उसकी लाइफ में, और यही कारण है कि वो रिस्पॉन्ड की और उस मेडिसिन को, और उसमें सारा कुछ चेंज आया। सो आज के लिए ये तीन रिएक्शंस। अब देखो, मैं कोशिश करता हूँ इसको नोट्स ढूंढने की, तो मैं नोट्स भेजता हूँ आपको अगर मुझे मिल गए। राइट, तो उसमें आप पढ़ सकते हो इसको, नहीं तो सर की एक स्कीमा की बुक है, उसमें से देखता हूँ अगर मिल जाए। अगर मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको इसमें शेयर करता हूँ, वो देख सकते हो। तो ये तीन रिएक्शन है, जो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, तो ये बेसिकली जब आप प्लांट्स की डिफरेंशिएशन में जाओगे, अब प्लांट्स में कितनी सारी रेमेडीज है ना, पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल आप की फिक्स रेमेडीज हैं, वो प्लांट्स में बहुत सारी रेमेडीज हैं, तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करना, फाइन ट्यून करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बताओ समझ आया कि नहीं आया, जो बात हमने आज की है। यस सर। क्या क्या बात की आज हमने। सर एक्यूट के हमने रिएक्शंस किए, 3 मलेरियल, टाइफाइड रिएक्शन एंड रिंगवॉर्म रिएक्शन। रिंगवर्म रिएक्शन, राइट। और हमने यस। उसके अलावा प्लांट्स की बेसिक सेंसेशन समझने की कोशिश की, बेसिक। राइट। कि उसका बेसिक एक इशू होएगा, कोई भी एक इशू हो सकता है, जो उसकी सेंसेशन होएगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल थ्रॉबिंग हो सकती है, कंस्ट्रिक्टिंग हो सकती है। राइट। यूफोर्बिएसी में ऐसे लगता है जैसे किसी ने टाइट पकड़ लिया हो, जैसे अभी जो पेशेंट आए थे उनको ऐसे लगता है जैसे मेरी जो ये विंड पाइप है, इसको किसी ने टाइट ऐसे जकड़ा हुआ है, और वो जो एयर है वो पास नहीं हो रही। जब ऐसा पेशेंट बोलेगा, ऐसी कोई चीज बोलेगा, ये प्लांट की सेंसेशंस होती हैं, कि ऐसे लगता है कि जो मेरी लंग्स हैं उसको किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, और जो फ्लो है उसका, वो फ्लो नहीं मूव कर रहा। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे पेशेंट का, व्हाट इज इफेक्टिंग यू, दिस इज इफेक्टिंग यू, और जो फ्लो नहीं चल रहा वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर दिस इज इफेक्टिंग दैट पेशेंट,
तो सेंसेशन डिफरेंट है। सेंसेशन क्या है यहाँ पर, जैसे किसी ने ऐसे बीच में से पकड़ लिया हो, जैसे किसी ने जोर से हाथ पकड़ लिया हो। पर अगर वो कह रहा है कि नहीं, इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो फ्लो नहीं है वो डिस्टर्ब कर रहा है, देन ग्रुप ऑफ रेमेडीज आर डिफरेंट। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो में अलग ग्रुप है, जो उसकी सेंसेशन अलग प्लांट फैमिली में बिलोंग करती है। तो प्लांट में आपको ऐसे एक सेंसेशन मिलेगी, राइट। और उसके लिए उसका रिएक्शन कि बस किसी तरह से ये चला जाए, किसी तरह से ये फटाफट ठीक हो जाए, तो उसके लिए मैं फिर वॉक करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये टाइफॉइड रिएक्शन है उस कंडीशन के लिए। तो इसीलिए प्लांट में आपको हमेशा एक चीज मिलेगी और उससे ऑपोजिट चीज भी साथ में मिलेगी। अगर कंस्ट्रिक्शन है, राइट, और आई वॉन्ट टू ओपन इट आउट, वो साथ में आएगा हमेशा आपको, राइट। सो अगर बाउंडेड फीलिंग है तो साथ में क्या आएगा, आई वॉन्ट टू फ्लाई, ऑपोजिट साथ में आएगा इसमें, राइट। साथ में हमने इसमें क्या आया, सर, सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी, ये सारा कुछ आएगा। और इसमें हमेशा बात वही आएगी कि ये चीज मुझको तंग करती है, इस चीज से मैं सेंसिटिव हूँ, ये मुझे हर्ट करती है, ये मुझे महसूस होती है ये बात, ये उनकी बात मुझे तंग करती है। वो नहीं तंग करते, उनकी बात तंग करती है, इसको याद रखना है आपने। जब वो तंग करते हैं, दो अदर पर्सन इज द प्रॉब्लम, वो एनिमल इश्यूज होते हैं। पर इसमें उनकी बात तंग करती है, अगर वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो रह सकती है उस बंदे के साथ, अगर वो ऊंचा ना बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टेफिसगेरियम में क्या पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग, फॉर एग्जांपल इंडिग्नेशन, राइटियस एंगर, उसकी बात बुरी लगी है, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, दिस इज स्टेफिसगेरियम। एपिस में क्या है, वो क्यों है मेरी जिंदगी में, वो होनी ही नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में क्योंकि वो मेरी स्पेस ले रही है। तो वहां पर ट्राइंगल आ जाएंगे। पर यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज होंगे प्लांट में, दिस इज अफेक्टिंग मी, ये मुझे प्रॉब्लम करती है, राइट। अदर थिंग्स भी डिफरेंट हो जाएंगी। हैंड जेस्चर्स प्लांट के एनिमल से कम होंगे, मिनरल से ज्यादा होंगे, राइट। उसकी सेंसिटिविटी प्लांट से, कलर से, आर्ट से बहुत ज्यादा होगी। एनिमल की उसकी सेंसिटिविटी कम होगी इस चीज को। सेंसिटिविटी टू पेन बहुत ज्यादा होगी, हर्ट बहुत ज्यादा होगी, राइट। द पर्सन कैसे होंगे, जो सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, राइट, जो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं, हो सकते हैं। ऐसे पर्सन होंगे जो यील्ड कर जाते हैं। सो इनकी टाइप भी डिफरेंट होगी एनिमल से। पर जो बेसिक डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो सेम रहेगा। जब भी तीन रेमेडीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर वो एक मिनरल की है, प्लांट की, एनिमल की है, इजिली हो जाएगा। जो मिनरल होएगा सारा फोकस अपने ऊपर, और बहुत छोटा नैरो एरिया उसका लाइफ का होएगा जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है और जिसके लिए वो थ्राइव कर रहा है, बहुत छोटा सा एरिया होएगा। मल्टीपल चीजें नहीं इफेक्ट कर रही होंगी प्लांट्स में। ऐसे लगेगा कि बिल्कुल रॉ हो गया है, हर चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है, एवरीथिंग इज डिस्टर्बिंग हिम। और एनिमल में कोई पर्सन डिस्टर्ब कर रहा है, अगर वो चला जाए तो उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें बेसिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले तीन रिएक्शन, जिसमें एक कैंसर आता है और एक लेप्रोसी आता है, ये दो रिएक्शन आते हैं, वो करेंगे इसमें विद एग्जांपल। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड करूँ। बताओ कोई क्वेश्चन इसमें है माइंड में आ रहा तो। सर ये जो तीन रिएक्शन हमने किए हैं, ये इसके अंडर मतलब ये सिर्फ प्लांट रेमेडीज ही इसके अंडर आती हैं? नहीं, सभी आते हैं बच्चे, सारी की सारी फॉल करेंगे इसके अंडर। इसमें सारी फॉल करेंगी प्लांट में इसकी, जिसे बोलते हैं कि प्लांट के जब आप चार्ट रेफर करोगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पर मिनरल्स में भी ये आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किलकेरिया सल्फ। किलकेरिया सल्फ में देखो क्या हम पढ़ते हैं, किलकेरिया सल्फ में पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट अप्रिशिएटेड ऑन द पर्सन ऑन whom आई एम डिपेंडेंट, दे नीड अप्रिसिएशन। किससे, जो उसकी इमीडिएट फैमिली है, जो उसके इमीडिएट पर्सन है, और उसको ऐसे लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल जहाँ सुंदर नहीं हूँ, जहाँ कैपेबल नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सो दैट मुझे जो वैलिडेशन है वो मिले मेरी सोसाइटी से, मेरी फैमिली से, राइट। ये उसकी स्टेट है। अब देखो इस स्टेट में, अब जो हमने रिएक्शन पढ़े हैं ये किस में फॉल करेगी। सर टाइफाइड। सोच के देखो, टाइफॉइड में हमने क्या पढ़ा, एक्यूट, और एक्यूट के साथ क्या है, सडन रिएक्शन, बहुत ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन। तो क्या उसको क्राइसिस है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में क्राइसिस नहीं है, उसकी लाइफ में एक परमानेंट इशू है।
और उसके लिए वो एफर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग बनाएगी, सपोज पापा ये देखो मैंने क्या बनाया है, अब पापा बिजी हैं अपने उसमें, राइट, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो अंदर जाके बैठ जाएगी, अब मैंने कुछ बनाना ही नहीं, मैंने करना ही नहीं। थोड़े दिन बाद उसको फिर होएगा कि नहीं मैं ये करती हूँ, फिर दोबारा से एक एफर्ट करेगी, पापा देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, राइट, देखो ये मैंने डांस रेडी किया है, मैं आपको करके दिखाऊं। वो क्या चाहती है, वो वैलिडेशन चाहती है, वो एक्सेप्टेंस चाहती है फैमिली से। बच्चे करते हैं ना, बच्चों में ये नॉर्मल है, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे स्टार मिला, देखो पापा ये मैंने क्या बनाया। जब छोटे होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए। पर अगर यही वैलिडेशन लेटर ऑन एज में भी आपको जरूरत है तो वो कल्केरिया सेल्फ में फॉल करता है। तो ये रिंगवॉर्म मियाज्म में फॉल करती है कल्केरिया सेल्फ, जिसमें एक अंदर की कमी परमानेंट है कि आई हैव समथिंग कम, मेरे में कुछ कम है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, उसका जो क्लासिकल एग्जाम्पल सर ने दिया हुआ है कि एक ही फैमिली में दो सिस्टर हैं, एक सुंदर है, एक दिखने में उतनी सुंदर नहीं है। तो वो हमेशा कैसे फील करेगी, शी ऑलवेज फील करेगी कि एक कमी है मेरे अंदर में जो पूरी नहीं की जा सकती। और उस कमी को वो कैसे पूरा करेगी, ज्यादा स्टडी करके, ज्यादा क्रिएटिव होके, ज्यादा हेल्पफुल होके, ज्यादा समझदारी से, राइट। ये चीजों से अडेप्टेशन आती है। आप कभी भी देखना लाइफ में ऐसे आपको आसपास से अपने अंदर ये दिखेगा। जब भी कोई एक कमी है हम उसको पूरी करने के लिए दूसरे एरियाज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वो क्या कर रही है, वो एफर्ट कर रही है उस वैलिडेशन के लिए जो उसको नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि उसको पहले से ही है। अब वो लुक्स भी हो सकता है कि वो बड़ी बेटी है, और भी रीजंस हो सकते हैं उसके, राइट। कई बार फैमिली में हम देखते हैं ना, एक बच्चे को निग्लेक्ट हो रहा है जहां उसको लग रहा है मुझे निग्लेक्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी परसेप्शन ये है कि मुझे निग्लेक्ट मिल रहा है। तो उसके लिए वो कांस्टेंट एफर्ट डालेगी, कांस्टेंट एफर्ट डालेगी। और उस एफर्ट के साथ उसमें रेजिग्नेशन भी आएगा, कोई फायदा नहीं है करने का, कुछ नहीं करना चाहिए, आज से मैंने करना ही नहीं है, मुझे इनकी क्या जरूरत है खाना पहले रेडी करने के लिए, अपने आप देखेंगे क्या करना है। पर वो थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से उसको कहेंगे, नहीं एक ट्राई और, एक ट्राई और, एक ट्राई और। ये वाली सिचुएशन जब भी मिलेगी आपको, ये रिंग बॉम्ब में फॉल करेगी। तो इसलिए कई केरिया सेल बिलोंग टू रिंग बॉम्ब आयजम, या रिंग बॉम्ब रिएक्शन उसमें फॉल करती है। इज इट मेकिंग सेंस जो हम बात कर रहे हैं? यस सर। मजा है, राइट। तो ये हर चीज में हेल्प कर सकता है। देखो ये वैसे ही है, इसको मैं कैसे देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ उस कारपेंटर की तरह जो अपने टूल बॉक्स में सारे टूल्स लेके गया हुआ है, और उसमें सिर्फ हैमर नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपनी क्लिनिक रेनोवेट कर रहा था, नीचे मेरे पीछे ना एक अलमीरा थी, और उसमें वो था मेडिसिन का रैक था। मुझे था कि ये अलमीरा बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको मैं बुक रैक में कन्वर्ट कर दूंगा, बीच में से इसके जो स्टेप्स हैं जो मेडिसिन के लिए रखे हुए वो निकाल देते हैं। तो मैंने अपने कारपेंटर को बोला कि आप इसमें से इसको रिमूव कर देना, ये वाले स्टेप्स, और इसमें ये एक जगह छोड़ देना, बीच में एक पाइप डालनी है ऊपर से, क्योंकि फार्मेसी ऊपर रखनी है, मेडिसिन ऊपर से बंद करके नीचे आएगी तो यहाँ आ जाएगी। कहता ठीक है जी। अब मैं 2 घंटे बाद आया, इमेजिन नहीं करोगे, मेरी सारी अलमारी टूटी पड़ी है, सारी अलमारी टूटी हुई है, सारी की सारी पूरी उखाड़ के नीचे रखी हुई उसने। तो मैंने उसको पूछा, मैं क्या कि कितना तू, कहता बेसिकली जी मैं ना कोशिश की थी, वो पिछू ना किल नहीं निकल रहा सीगा, मेरे पास जमूर नहीं था, जमूर होता है किल निकालने के लिए, और मेरे पास हथौड़ा ही था। और मैंने ऊपर से इसको जब चोट मारी निकालने के लिए ना, उससे पीछे से लकड़ी निकल के आ गई। जब मैंने उसको करने की कोशिश की तो ये वाला भी साथ में आ गया। तो कहता फिर ये आ गया तो मैंने सारी निकाल दी। ये जब हम करते हैं ना एज ए होम्योपैथ भी, जब एक ही टूल लेके चलते हैं हम यही करते हैं। और इतना नुकसान हुआ मेरा, मुझे सारा नीचे का कैबिन रेनोवेट करना पड़ गया उस चक्कर में, जो मैंने नहीं करना था उसमें। क्यों? क्योंकि अगर एक सेइंग भी है ना कि अगर आपके हाथ में हथौड़ा है तो हर प्रॉब्लम आपको नेल दिखती है। तो ऐसे ही एज ए होम्योपैथ इफ यू आर हैविंग द इनफ टूल्स, सभी टूल्स हैं आपके पास, यू नो पैथोलॉजी वेरी वेल, राइट, यू नो कि बॉडी में क्या हो रहा है, राइट, बॉडी में किस कारण से ये सिम्टम आ रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट लिवर डिजीज का है और उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो नेचुरली उसमें पाइल्स के इश्यूज आएंगे, तो उसको सीधा नाइट्रिक एसिड देने की जरूरत नहीं है, उसको हम समझें कि उसमें क्यों आ रहा है। तो जब इन टोटेलिटी हम हर चीज लेने की कोशिश करेंगे, कि हमें मेंटल स्टेट पिक करनी भी आती है, हमें जर्नैलिटीज की इंपॉर्टेंस भी पता है, हमें फिजिकल जर्नल्स, फिजिकल पर्टिकुलर की इंपॉर्टेंस भी पता है, हमें एक्स्ट्रा टूल्स भी हमारे पास हैं, हम उसको भी जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ये मलेरियल रिएक्शन है,
ये प्लांट्स की डिफरेंशिएशन है, ये एनिमल की डिफरेंशिएशन है। अगर हम उसको समझे तो ये सभी टूल्स हम यूज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट को समझने के लिए। तो जहां हम फंस जाएंगे तो वहां पर ये काम आ सकता है। इमेजिन करो कि आपके पास कोई केस है और आपके पास एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज हैं जो आप 100% श्योर हो कि हाँ ये रूब्रिक उसमें मैच करता है। यहाँ एक पैथोलॉजी है, सपोज कि ये पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, और मेरी रेमेडी में ये पैथोलॉजी होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा और कुछ, मगर आपको ये बहुत क्लैरिटी से मिल रहा है कि इसका रिएक्शन मलेरियल है या इसका रिएक्शन रिंगवॉर्म का रिएक्शन है, आपको 100% श्योर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी 100% श्योर। 100% मतलब इट शुड बी वेरी वेरी श्योर। 100% तो कुछ भी नहीं, कभी भी हो सकता। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, यू विल बी कन्विंस्ड कि हाँ इसमें ये रिएक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, उस ओवरऑल रूब्रिक में वो सारी रेमेडीज सर्च करके अलग कर सकते हो जो इस रिएक्शन को बिलोंग करती है। तो आपका काम इजी हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो आपको इजी हो जाएगा उसको करना। देन आप उस जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज आई हैं उसको मटीरिया मेडिका में जाके पढ़ के देख सकते हो कि वेदर इट इज इंडिकेटेड और नॉट। सो द पर्पस, सारी डिस्कशन का पर्पस यही है कि हम अपने टूल्स, फॉर एग्जांपल अभी जो आपकी फेज है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसको इसमें आपने अपने आप को फिक्स नहीं करना है किसी भी सिस्टम में। वो शंकरन का सिस्टम हो, वो दिनेश सर का हो, विजयकर सर का हो, सैगल का हो, किसी का भी हो, किसी में नहीं करना है। आपने अपने टूल्स को बेटर करते रहना है, राइट। सो दैट जब आप फोर्थ ईयर इंटर्नशिप में फॉल करो तो देन जब आप डिसाइड करो कि आपने कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, तो आपके पास एक परफेक्ट फाउंडेशन हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। देन आप लिमिट नहीं रहोगे, उसमें आपकी लिमिटेशन नहीं रहेगी। और अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है अपना प्रिस्क्रिप्शन का, आपकी ट्रांजिशन बहुत इजी होगी। मेरे सर हैं, मेरे टीचर, मेरे गाइड, सब कुछ डॉक्टर सुदेश जलंधर में। जब हम उनके पास गए तो तब हम सर फॉलो करते थे प्रेडिक्टिव, राइट। उसके बाद सर ने फॉलो करना शुरू किया शंकर। तो हमने वो जो ट्रांजिशन सर में देखी वो इतनी स्विफ्ट थी, इतनी इजी थी उनके लिए। जब वो किसी भी चीज को समझते थे, किसी चीज को वो इतने अच्छे से हमें समझाते थे, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन था ऑफ मटीरिया मेडिका, ऑफ फॉर एग्जांपल मटीरिया मेडिका की नॉलेज, रिपर्टरी की नॉलेज, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की नॉलेज, और इवन बॉटनी की नॉलेज, कौन सा प्लांट क्या करता है, कौन से प्लांट में क्या क्या चेंजेस होती, कौन से एनिमल्स की सर्वाइवल पैटर्न क्या है, उनको पता थे। बीइंग इन इंक्विजिटिव इन नेचर, उनको सब पता होता था वो। तो वो इतनी जल्दी उसको कनेक्ट कर लेते थे किसी भी चीज को, जो पेशेंट सामने बैठा होता, समटाइम हम बिल्कुल हैरान हो जाते थे कैसे उस चीज को। तो जब हम बोलते थे कि सर इस रेमेडी तक कैसे आए, तो हमें बोलते थे मेरी बात सुन, पेशेंट ने ना एक बात बोली थी, ये उसका कीनोट है, ये दवा पड़ी है उसमें, एक ही दवा है। जब उसमें उस रेमेडी को आप देखो तो उसमें ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, और ये बिलोंग इस माइज्म को करती है, और है वो प्लांट रेमेडी, और पेशेंट प्लांट का है। तो वो सारा कुछ कनेक्ट कर देते थे, सारा कुछ। और उनको वो भी पता होता था, और वो इसलिए पता था क्योंकि पहले 4 साल वो डॉक्टर कैस्ट्रो के स्टूडेंट थे, जिन्होंने वहां पर उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग की थी। सो आपका धर्म होना चाहिए, आपका धर्म, धर्म मतलब सबका धर्म होता है ना, तो आपका धर्म है स्टूडेंट होना। स्टूडेंट मतलब टू लर्न, सब किसी से सीखो, सब किसी से सुनो, सब किसी से समझो, और अपनी एफर्ट और उसको इम्प्रूव करते रहो अपनी अंडरस्टैंडिंग को। सो दैट जब आप लास्ट में पहुंचो, जब आपकी पॉलिशिंग होनी है, तो उस समय आपका हीरे में इनफ मास हो जिसको पॉलिश किया जा सके। ये ना हो कि उसमें सामान ही ना हो और पॉलिश से पूरा हीरा ही उड़ जाए बीच में से, राइट। तो आपके में इनफ सब्सटेंस होना चाहिए एज ए ह्यूमन, एज एन पर्सन, सो दैट उसकी पॉलिशिंग की जा सके। देन आप बेटर होम्योपैथ एंड बेटर पर्सन बन सकते हो। ओके, यस। तो स्टे फ्लेक्सिबल, स्टे हैप्पी, स्टडी एवरीथिंग, लर्न फ्रॉम एवरीबडी। हर चीज से कुछ सीखा जा सकता है। चलो अब गुड नाइट करते हैं, 10 बज गए, मुझे बहुत दूर जाना है। Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय, बाय एवरीबडी।